मैक्सिमम लोड करेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से मूव हुआ है। मैक्सिमम लोड करंट के बाद आपने मैक्सिमम लोड वोल्टेज फाइंड आउट किया। मैक्सिमम लोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने डीसी लोड करंट फाइंड आउट किया, डीसी लोड वोल्टेज फाइंड आउट किया, और डीसी लोड वोल्टेज निकालने के बाद एसी लोड करंट मींस आरएमएस लोड करंट फाइंड आउट किया और आरएमएस लोड वोल्टेज फाइंड आउट किया, है ना। और आरएमएस लोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद आउटपुट पावर फाइंड आउट किया। आउटपुट पावर फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके बाद आपने देखा था कि आउटपुट का एसी पावर, आउटपुट में डीसी पावर भी हमने देखा, और उसके बाद डीसी इनपुट पावर, एसी इनपुट पावर हो गया था। रेक्टिफायर एफिशिएंसी कैलकुलेट किया था और ये देखा था कि ये सिर्फ 40% आती है और 40% जो 60% पावर है वो आपके रिपल्स में मूव कर जाती है। और अब आज मैं रिपल फैक्टर से फिर से स्टार्ट करूंगा। रिप्रेजेंट द वेरिएशंस, जैसे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसे कुछ आउटपुट आ रहे हैं, तो इसमें एक कांस्टेंट लाइन नहीं आ रही है। कांस्टेंट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ एसी का पार्ट है और डीसी भी है। तो एसी डीसी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एसी डीसी का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वेरिएशंस आउटपुट में मिल रहे हैं इसको रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस इसको रिपल वर्ड देते हैं। द पल्सेटिंग डीसी, दिस आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी। सो दिस जो पल्सेटिंग डीसी में जो एसी कंपोनेंट है उनको रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिपल्स को मेजरमेंट करने के लिए हम रिपल फैक्टर का यूज करते हैं। सो रिपल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिपल फैक्टर, ठीक है। तो रिपल फैक्टर वर्ड जो यूज होगा वो रिपल्स को रिपल को मेजर करने के लिए यूज होगा, ओके। एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि एसी पार्ट मींस वेरिएशंस को बेसिकली मेजर करता है, ठीक है। और तो कितना परसेंटेज ऑफ एसी डीसी के साथ मिक्स है वो रिपल फैक्टर में मेजरमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेक्टिफाइड आउटपुट में कितना डीसी पार्ट है ये कैसे पता चलेगा कि जब उसका रिपल फैक्टर कम होगा। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उतना ही वो डीसी के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। जितना रिपल फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही वो, ये आइडियल वैल्यू रिपल फैक्टर की जीरो, क्योंकि आइडियली ये जीरो होना चाहिए। रिपल फैक्टर देखेंगे, रिपल फैक्टर को हम मेजर कैसे करते हैं, एसी डिवाइडेड बाई डीसी। मतलब एसी पार्ट कितना है उसको डीसी पार्ट से अगर डिवाइड कर दो तो उसको रिपल फैक्टर बोलेंगे। तो रिपल फैक्टर डिवाइड इक्वल टू होता है एसी अपॉन डीसी। तो एसी जो है एक्चुअली आरएमएस को मैंने अभी तक एसी का रिप्रेजेंटेशन बोला था, लेकिन आरएमएस एक्चुअली सिर्फ एसी नहीं होता, आरएमएस में डीसी भी होता है और एसी भी होता है। तो इनके जो मीन है, मीन वैल्यू, या इसको बोलेंगे कि स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं आरएमएस को। आरएमएस इक्वल टू होता है रूट ओवर आईएसी का होल स्क्वायर एंड आईडीसी का होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हम एसी और डीसी दोनों पार्ट को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो एसी अपॉन डीसी किया, यहाँ से फिर मैंने ये जो आरएमएस वैल्यू था इसको इसमें क्या कर दिया, आई आर एम एस का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट इस साइड से साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का होल स्क्वायर। आई आर एम एस का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो जाएगा आई ए सी स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर। और फिर मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ कि इसको और आसान किया, क्या कर दिया, रूट ओवर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी सी है। फिर क्या कर सकते हैं, आई डी सी सिंपल था, इसको भी मैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आईडीसी से आईडीसी कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो ये आईआरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आईडीसी माइनस 1 हो गया, ओके। सर यस, आईआरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट आई एसी का स्क्वायर प्लस आईडीसी का स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ है? एक्चुअली आरएमएस जो है वो इसी से कैलकुलेट होता है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू जो है वो एसी और डीसी दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो इसके जियोमेट्रिक मीन है एक्चुअली आईआरएमएस, एसी और डीसी।
वो यहाँ पे शो किया गया है ना, ये रिपल फैक्टर का इसीलिए बनाया। ओके सर। ओके, अब हम देखते हैं इसको बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा होगा। IRMS इक्वल टू IM/2 होता है, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इससे पहले। और IDC इक्वल टू IM/पाई होता है, ये IDC एवरेज वैल्यू है और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है IM/2, और IDC IM/पाई आया हुआ है पहले भी। अब हम देखते हैं तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा जो है रिपल फैक्टर है, ये रिपल फैक्टर में दोनों ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, RMS इक्वल टू कर दिया IM/2 और IDC इक्वल टू कर दिया IM/पाई। तो IM से IM कैंसिल हो जाएगा, सारी सिर्फ पाई स्क्वायर बचेगा, 2 बचेगा, ये सब न्यूमेरिक वैल्यू, इससे एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगा √1.4674, और इससे वैल्यू आपको मिलेगी 1.211। ओके, और रिपल फैक्टर को जैसे मैंने अभी ये करंट की हेल्प से फाइंड आउट किया, वैसे ही हम रिपल फैक्टर को वोल्टेज की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज की हेल्प से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो VAC/VDC होगा, जैसा अभी IAC/IDC हुआ था, वैसे ही ये VAC/VDC हो जाएगा। और जब VAC/VDC होगा तो तब क्या होगा इसमें, सेम प्रोसेस जैसे अब हमने करंट के लिए किया था, वैसे हम वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं। और वोल्टेज में भी तो ये हम कर रहे हैं यूजिंग वोल्टेज, तो वोल्टेज के टर्म्स में भी आप रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों का डेरिवेशन आप किसी एक मेथड से भी करोगे तो वो भी माना जाएगा, और प्रोसेस सिमिलर है ना। जितना RMS वैल्यू आपका करंट के लिए आता है, उतनी RMS वैल्यू वोल्टेज के लिए भी आता है। तो अगर आप जितना DC वैल्यू वोल्टेज का आता है उतना ही VM/पाई, तो उसका IM/पाई आता है। और इस तरीके से कैलकुलेट किया तो 1.21 आपको मिला रिपल फैक्टर। ओके, तो 1.21 रिपल फैक्टर मिला है। इसका मतलब ये है कि आपका AC पार्ट जो है DC पार्ट के 1.21 टाइम्स है, मतलब आपके आउटपुट में AC पार्ट DC पार्ट से ज्यादा है। 1.2 मीन्स एक 1 से ग्रेटर क्वांटिटी से आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में AC अभी भी ज्यादा है DC के कंपेरिजन में, दिस इज 1.21 टाइम्स ज्यादा है। ओके, अब हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाफ वेव रेक्टिफायर की है, पीक इनवर्स वोल्टेज। बाय डेफिनेशन पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है एक ऐसा वोल्टेज है जो कि डायोड के अक्रॉस आता है मैक्सिमम, जबकि जब डायोड रिवर्स बायस में। पीक इनवर्स वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जो कि डायोड के अक्रॉस अपीयर होता है। यहाँ पे डायोड लगा हुआ था पहले, अभी रिवर्स बायस है इसलिए डायोड यहाँ पे ऑफ शो किया गया है। तो ये ऐसा वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम आता है डायोड के अक्रॉस जब डायोड रिवर्स बायस में। डायोड रिवर्स बायस में कब होगा, डायोड रिवर्स बायस में कब होगा, जब इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आपको शो किया। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब डायोड होगा उस केस में डायोड रिवर्स बायस होगा, और यहाँ माइनस ऊपर बनाया हुआ है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे क्या बना है, प्लस बना है ना। रिवर्स साइकिल है तो ऊपर में नेगेटिव रहेगा, नीचे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। और इस टाइम पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, RL के थ्रू इस तरीके से करंट फ्लो होता रहेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आप अगर कि जैसे करंट अब ये रिवर्स बायस है तो आपका लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए करंट का वैल्यू कितना होगा, 0। करंट वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 शो किया है। ओके, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर अपन KVL अप्लाई करें, ये मैंने यहाँ पे KVL अप्लाई किया है। KVL अप्लाई करें तो क्या होगा कि VM को पॉजिटिव लिया तो VM पॉजिटिव हो गया, और क्योंकि ये प्लस यहाँ पे है उसका पहला टर्मिनल अभी कंसीडर किया जा रहा है, और दूसरा प्लस VD आया, प्लस IL इंटू RL लिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने IL इंटू RL को प्लस क्यों नहीं लिया, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली ये 0 है, ये वाला पार्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, और इसका वैल्यू 0 है क्योंकि करंट 0 है, तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो VD इक्वल टू आता है -VM, IL इक्वल टू 0 है,
तो वी डी इक्वल टू माइनस वी एम आ गया। यही आपका मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड के अक्रॉस अपीयर होगा। ये अब हम जो डायोड लगा रहे हैं अपने हाफ वेव रेक्टिफायर में, इस डायोड के अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि इतने वोल्टेज को बियर कर सके। माइनस वी एम जितना भी वोल्टेज है, अगर आप 20 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई बना रहे हैं तो वीएम की वैल्यू 20 वोल्ट होना चाहिए। मीन्स डायोड ऐसा आपको चॉइस करना है, ऐसा डायोड परचेज करना है जो कि 20 वोल्ट तक बियर कर सके। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब है कि ट्रांसफार्मर हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना यूटिलाइज हो रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कि पावर रेटिंग पता करनी पड़ेगी, दूसरा कितनी आउटपुट में पावर ट्रांसफर हो रही है। So the transformer utilization factor is used to determine the capacity of the transformer connected to the rectifier. DC output power upon AC power rating. कुल मिला के ये है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है और वो कितना पावर आउटपुट में भेज रहा है। आउटपुट पावर जो है हम डीसी मेजर करते हैं क्योंकि हम रेक्टिफायर बना रहे हैं जिसका आउटपुट डीसी है, और इनपुट एसी मेजर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो आपको पावर रेटिंग मेजर करना है वो एसी टाइप की और आरएमएस टाइप की मेजर होगी। जो पावर रेटिंग है वो एसी टाइप की और आरएमएस टाइप की मेजर होगी, और जो ये आउटपुट है वो डीसी टाइप का है, तो आउटपुट पावर इस तरीके से मेजर होगा। ठीक है, तो आउटपुट पावर जो पावर इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज इनटू करंट ही आपको दिख रहा है कि वोल्टेज हुआ और वोल्टेज को मैंने करंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नीचे एसी पावर रेटिंग है तो नीचे आरएमएस वैल्यू लेंगे। एसी आपको पता है, एसी में आरएमएस वैल्यू लेते हैं। एसी और आरएमएस, ये बात आपको नोट करना है। ये समझने वाली चीज क्या है कि एसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं। इससे पहले वाले डेरिवेशन में, इस रिपल फैक्टर में हमने देखा है कि एसी और आरएमएस बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन एसी और आरएमएस में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। एसी वैल्यू बढ़ेगी, आरएमएस वैल्यू बढ़ेगी, एसी वैल्यू कम होगी तो आरएमएस वैल्यू कम होगी, है ना। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हम कई बार एसी की रिप्रेजेंटेशन के लिए आरएमएस को ही यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करते टाइम पे आरएमएस वैल्यू दोनों की कंसीडर की जा रही है। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो आउटपुट का डीसी वोल्टेज डीसी आपको पता है वीएम अपॉन पाई होगा। करंट डीसी कितना होगा, आई एम अपॉन पाई होगा। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का आरएमएस वैल्यू कितना होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग पे आप देखोगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ना। इसका आरएमएस वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, इसका वैल्यू आप अपने आप से रफ में आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही रूट मीन स्क्वायर करना पड़ता है। तो आप इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डिवाइडेड बाई √2 आएगी। हाफ वेव रेक्टिफाइड में अगर आप साइनोसॉइडल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 आएगी। जो हम लोगों ने किया था हाफ वेव रेक्टिफायर का कैलकुलेशन, तो उसमें डिवाइड बाई 2 आया था। और अगर आप पूरा साइनोसॉइडल वेव का कैलकुलेशन करोगे उसमें डिवाइड बाई √2 आएगा, है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, जो ट्रांसफार्मर है लगा हुआ है आपका हाई पावर सप्लाई टू लो पावर सप्लाई कन्वर्ट करने के लिए, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में तो पूरा साइन एज इट इज आएगा। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी बाई√2 हुआ है और करंट भी बाई√2 हुआ है। लेकिन आउटपुट का वेवफॉर्म अलग है। आउटपुट का वेवफॉर्म ये है, ये आउटपुट का वेवफॉर्म है। तो इसमें इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो Vm/2 था और Im/2 था ना। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि वही Vm/2 ले लेते हैं, Im/2 लेते हैं। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग पे कंप्लीट साइनोसॉइडल आता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि Vm/√2 होगा, Im/√2 होगा। अब मैंने Im Vm आपस में कैंसिल कर दिए क्योंकि ऊपर भी Im है नीचे भी Im है, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सेकेंडरी इज प्योर साइनोसॉइडल तो Vm/√2, और अगर आपकी पल्सेटिंग में है सेकेंडरी वाइंडिंग तो Im/2 होगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताया कि करंट आपका फुल फ्लो नहीं होगा ना। आप सोचिए कि वोल्टेज तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा नेगेटिव हाफ में सेकेंडरी वाइंडिंग से भी।
ये बात समझ में आ रही है आपको? ये y√2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर y√2 नहीं है, ये y2 है, im/2। ठीक है, ये im/2 है, तो आप करेक्ट कर लेना, ये im/2 है। सेकेंडरी का जो RMS वैल्यू है करंट का Im/2 है, और वोल्टेज का Vm/√2 है। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? किसी से पूछूं मैं कि ऐसा क्यों किया गया है? अभिषेक मिश्रा, ये क्यों लिया जा रहा है कि Vm/√2 ले ले, Im/2 ले रहा हूं मैं? सर पिछले लेक्चर में आपने बताया था सर आरएमएस। हाँ, RMS वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का RMS वैल्यू Vm/√2 आ रहा है, और करंट का Im/2 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज तो आपका साइनोसॉइडल है, यहाँ पे साइनोसॉइडल ही आएगा, लेकिन करंट सिर्फ एक हाफ साइकिल में फ्लो होगा। इसलिए दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस करंट का वेव फॉर्म एक हाफ वेव रेक्टिफायर के वेव फॉर्म जैसे ही रहेगा, ये करंट है। और जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज प्योर साइनोसॉइडल मींस कंप्लीट साइनोसॉइडल रहेगा। इसलिए दोनों के RMS वैल्यू में डिफरेंस है। ओके ये वैल्यू Im/√2 नहीं है, Im/2 है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि तो इसके वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपके पास निकल के 0.287। ओके एंड सो सिर्फ कितने परसेंट ट्रांसफार्मर यूटिलाइज हो रहा है? 28.7%। इसका मतलब एक ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन इसमें बहुत कम होता है। मैक्सिमम कितना हो रहा है? 28.7%। सर बाकी लॉस हो जा रहा है? हाँ, बाकी टाइम ट्रांसफार्मर कंप्लीटली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड से जो हाफ टाइम पे आपका करंट ऑफ रहता है। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मात्र आपका 0.287 इसमें आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज, जो रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद द चेंज इन लोड। ओके, सो लोड चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, तो वो वोल्टेज कितना चेंज होता है उसका मेजरमेंट है। सबसे अच्छा अगर कोई आप डिवाइस बना रहे हो तो उस डिवाइस में होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज करते हो, लोड चेंज करते हो, तो आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। जितना वोल्टेज के लिए आपने डीसी पावर सप्लाई बनाई है उतना ही वोल्टेज का आउटपुट मिलना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि लोड कुछ लगा दिया तो दूसरा आ जाए, और कुछ लोड लगा दो तो दूसरा आ जाए। तो ये जो मेजरमेंट है, मतलब इस, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वेरी होता है। लोड चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई का वेरी होता है। तो वो उसी चीज का मेजरमेंट है वोल्टेज रेगुलेशन, कि अगर आपने नो लोड कंडीशन में वोल्टेज मेजर कर लिया, मतलब कोई लोड नहीं लगाया, वोल्टेज मेजर कर लिया, फिर लोड लगा दिया, वोल्टेज मेजर कर लिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका मेजरमेंट होता है वोल्टेज रेगुलेशन से। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का लेकिन बोलोगे सर आपको डिफरेंस ले लेना था, नो लोड माइनस फुल लोड का आप डिफरेंस ले लेते, लेकिन इसको डिवाइड क्यों कर दिया? हाँ, तो डिवाइड करने से क्या होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए। हाँ, ये फुल लोड से डिवाइड किया आपने परसेंटेज निकालने के लिए, और नो लोड से क्यों नहीं डिवाइड किया फिर? सर फुल लोड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना हम। हाँ, फुल लोड के रिस्पेक्ट में परसेंटेज। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड। इस पहले नो लोड कंडीशन है जहाँ पे आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और फिर नो लोड कंडीशन ली और उनसे आप वोल्टेज का जो नो लोड कंडीशन में एवरेज, अगर नो लोड नहीं है तो आपके पास एवरेज लोड वोल्टेज आएगा Vm/पाई, और फुल लोड है एवरेज लोड वोल्टेज विद फुल लोड कितना हो जाएगा Im/पाई इंटू RL। सर नो लोड में कैसा एवरेज होगा? नहीं, नो लोड है, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई लोड नहीं लगा है, एवरेज क्यों होगा उसमें? एवरेज लोड वोल्टेज मींस डीसी लोड वोल्टेज, डीसी वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे लोड नहीं है, ये लोड सपोज आपका आउटपुट ये इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, आउटपुट में RL है ही नहीं, तब क्या होगा कि वोल्टेज तो ट्रांसफर होगा ही,
सेकेंडरी वाइंडिंग से फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखेगा, और Yes, sir. जो जब बंद होगा मीन्स डायोड ऑफ होगा तब वहां पे कोई वोल्टेज, वहां पे भी कुछ वोल्टेज आएगा, तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो Vm/5 होगा। अब जो हम क्या कर रहे हैं कि फुल लोड के कंडीशन में RL को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब करंट इनटू लोड, तो यहाँ पे ये आइडियल केस में तो जीरो होगा डिफरेंस, ये दोनों एक ही चीज है वैसे, है ना, Im/5 भी इंटू RL, लेकिन जब लोड लग जाएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, तो करंट उससे क्या कर रहा हूं मैं, करंट मेजर करके फिर लोड से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो वोल्टेज निकाल रहे हैं। इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो कुछ वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, डिफरेंस नहीं है दोनों में तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है, Vm/π रख दिया और Im/π इंटू RL किया है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और Im इसको थोड़ा कुछ चेंजेस करके एडजस्ट किया गया है, और फिर वो कंडीशन जो हम जनरली लगाते हैं, ये क्या कंडीशन होती है कि RS सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। तो ये वाली कंडीशन अगर इसमें अप्लाई कर दें तब क्या हो जाएगा कि हमारा ये इस तरीके का, यहाँ पे भी ऐसे कंडीशन अप्लाई नहीं की है, और इसको ऐसे ये कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई है, और इस तरीके का आपका वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन निकल के आया, उन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व किया दोनों को इक्वेशन को, और यहाँ पे आप देखोगे कि RF/RS/RL है, तो RF और RS की वैल्यू बहुत कम होती है RL की कंपैरिजन में, इसलिए ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो के आसपास ही रहता है, मतलब 0 से 10% के बीच में ही आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा आउटपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी नहीं होगा, और डिपेंड करता है कि आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और डायोड का रेजिस्टेंस कैसा है। आइडियल केस में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, कोई और बोलो क्या, कोई और बताएगा? अभिषेक आप पूछिए, आदित्य, सचदेव, 0 या आदित्य सचदेव, वोल्टेज रेगुलेशन की आइडियल वैल्यू कितनी होगी? सर 0 जीरो होगी, बिल्कुल सही। हाँ, तो वोल्टेज रेगुलेशन का आइडियली वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि आइडियली सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ले सकते हैं आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ओरिजिनल वेव फॉर्म के टाइम पीरियड के इक्वल है या अलग है? यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल है सर। इक्वल है, इसलिए Equal ही है। फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगी। यस रिपल सर, फ्रीक्वेंसी पाई ओरिजिनल वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। बराबर है 2 पाई। इसलिए FR इक्वल टू F रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज की वैल्यू आपका उतनी ही रहेगी, VL वैल्यू है तो VL ही रहेगी। ठीक है, तो VM माइनस लोड वोल्टेज जो है मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू तक वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस जीरो वैल्यू ले लिए तो VM वैल्यू आपको मिल गया। तो रिपल वोल्टेज का वैल्यू होगा आपका VM मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर is measured by the ratio of peak value to RMS value. Okay, so peak value is suppose VM, then RMS is VM by 2, so peak factor is 2. वैसे करंट के लिए भी निकाल सकते हैं, करंट इज IM and RMS value is IM by 2, so peak factor is 2. Okay, and after this peak factor we have form factor. The form factor is other property. In form factor the ratio is of RMS value to average value. Peak factor में था peak value to peak factor क्या था
पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, और ये क्या है, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ठीक है, पीक फिर आरएमएस, आरएमएस से एवरेज, मतलब हम ऐसा सीक्वेंस लेते हैं, मैं पहले लिया पीक वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू, फिर एवरेज वैल्यू। तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या हुआ, पीक फैक्टर, और आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर, PRA। इस सीक्वेंस में यहाँ पे ये कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू आपको पता है कि Vm/2 होगी, और पीक वैल्यू भी आपको पता है कि ये Vm/5 होगी, तो इन दोनों का रेशियो 5/2 आया, 1.57। ओके, अब ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर हो गई, और डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बताइए डिसएडवांटेजेस आपको क्या लगे ये सब प्रॉपर्टीज देख के। सर पहली बात सर तो लॉस काफी हो जाता है। सर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। 60% एनर्जी लॉस होता है तकरीबन। बहुत ज्यादा होता है, 60% ही हमें आउटपुट में प्राप्त हो पाता है। सर जो 40.5 नेगेटिव हाफ मतलब साइकिल वाला यूजेबल है रहती वो है और वेस्ट बाकी की रहता है। अनयूजेबल। हाँ, ओनली 45% यूज कर 40% यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है पहला कि 40.5% आपकी जो इफिशियंसी है, थ्योरेटिकल इफिशियंसी, और तो इसका मतलब ये है कि आपकी 60% पावर वेस्ट हो जाती है। दूसरा रिपल फैक्टर 1.21 है, इसका मतलब ये है कि एसी कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट से ज्यादा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ कि सर्किट में जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो बहुत कम है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर, ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉब्लम है इसमें ये कि डीसी करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में फ्लो नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर के कोर सैचुरेट होने का प्रॉब्लम बना रहता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में सर फोर्थ ये वाला फिर से बता दो सर, क्या क्या फोर्थ वाले में सर ये डीसी तो सिंगल ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा ना सर, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया? फिर से ही समझा दीजिए। नहीं बता रहा हूँ क्या है कि फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एसी डिवाइस होती है जिसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों में वेरिएशन होना चाहिए। तो इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका वोल्टेज तो पॉजिटिव हाफ में नेगेटिव हाफ में चेंज होता रहता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ में फ्लो होता है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है पूरे सर्किट का पार्ट है, सर्किट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डायोड ऑफ हो जाता है हाफ साइकिल में, इसलिए करंट सिर्फ एक हाफ साइकिल में फ्लो होता है, दूसरे हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होता है, फिर फ्लो होता है, फिर नहीं फ्लो होता है। तो करंट का कंप्लीट साइकिल इससे नहीं हो पा रहा है। सर रेक्टिफायर तो ट्रांसफार्मर के बाद लगा होता है ना? हाँ, तो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पे नेगेटिव में मतलब डायोड ऑफ हो जाता है तो सर्किट वो नहीं हो पाता कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा करंट फ्लो नहीं होता। तो उसके कारण उसका जो कोर है वो खराब होने का डर रहता है और सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि वो एसी के लिए बना हुआ है और करंट पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में वेरी होना चाहिए, तो वो नहीं होता है, इसलिए उसके प्रॉब्लम होता है। सर जो वो सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है उसमें की बात हो रही है ना? हाँ, उसके कोर में सॉफ्ट आयरन रहता है, वो उसको खराब। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने ट्रायंगुलर वेव इनपुट दिया है, तो आउटपुट कैसा आएगा? रेक्टिफाइड ट्रायंगुलर वेव, है ना। मतलब आपका सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगा, ट्रायंगुलर का भी, जैसा सर ये वाला पहले दिए थे आप। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो यस सर, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, ये लास्ट टाइम बताया था कि इस प्रॉब्लम को करके देखना। 50 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 ओम का सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है और 1 किलो ओम का एक लोड लगा हुआ है। तो इसका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेशियो 10:1 है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे 1 by 1। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कितनी आ रही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैक्सिमम लोड करंट। अभिषेक, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम लोड करंट। तो मैक्सिमम लोड करंट कितना आ रहा है ये फाइंड आउट करके बताइए। I will make some arrangement. So in the meantime, मैक्सिमम लोड करंट। हाँ, सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेशियो 10:1 है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना कितना वोल्टेज जाएगा? इनपुट में 230 वोल्ट का इनपुट है, तो वो 10 टाइम्स रिड्यूस होके सेकेंडरी वाइंडिंग पे ट्रांसफर होगा। हेलो, हाँ, सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपको दिखेगा। नहीं, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना आ गया? 23 वोल्ट। 23 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज आपको मिल गया है। सर स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। ओके, अभी दिख रहा है? जूम आउट किया। यस सर। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सर लोड करंट 0.02 एम्पियर आ रहा है। लोड करंट आई नो सर एक मिनट। सबसे पहले आईएम से आपको निकलेगा 23 वोल्ट आ गया वीएम। ठीक है, तो वीएम निकल गया होगा आपके पास वीएम अपॉन आरएल प्लस आरएस प्लस आरएफ, ये इतना होगा आपका आईएम, है ना? क्योंकि एक टाइम पे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो ऑफ ही रहेगा, वहां तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैलकुलेट करना है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू मिलेगी 23 वोल्ट डिवाइडेड बाई आरएल प्लस आरएस प्लस आरएफ, इतना वोल्टेज हमें, ये इतना करंट मिलेगा। सर करंट आ रही है 0.021 एम्पियर। आरएफ की वैल्यू क्या है सर? आरएफ की वैल्यू उसमें लिखी हुई है 50 ओम। 50 ओम। अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ इसमें इससे, और अब आपको इसमें से, और मैं कैमरा ऑन करूंगा। सर करंट इज इक्वल्स टू 0.0217। हाँ सर यही आ रहा है 0.0219। ओके,
सोम तुम 0.7 माइनस कर दिए हो? मेरे पास जो वो नहीं किया माइनस। एवरेज सिलिकॉन वाला लोड डायोड करंट तो फाइंड आउट माइनस करो करेंगे और ना आपने 0.7? डीसी लोड करंट फाइंड आउट कर सर लिया कह है। रहे नहीं करना 23/1। ओके ओके। 23 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा 23 डायोड में भी तो लगा सर, तो माइनस नहीं करेंगे 0.7, 23 माइनस 0.7 अपॉन। नहीं डायोड का माइनस कहाँ कर रहे हैं, डायोड में कट इन वोल्टेज दिए ही नहीं है ना। अच्छा तो 23 अपॉन डायरेक्ट है। हाँ वहां पे सिलिकॉन लिखेगा तभी आप माइनस करेंगे, नहीं लिखेगा सिलिकॉन तो माइनस नहीं करेंगे। ओके सर ओके। ना उसने वहां पे लिखा नहीं है ना सर कि ये सिलिकॉन का है, इसलिए माइनस नहीं कर रहा हूँ। तो आपका आंसर आया। ठीक है, मेरे पास आप सबसे पहला का जो प्रॉपर्टी था वो कौन सा था, मैक्सिमम लोड करंट। तो मुझे पहला आंसर मिल गया है मैक्सिमम लोड करंट का। प्रॉपर्टीज के नंबर के हिसाब से हम चलेंगे। मैक्स लोड करंट, मैक्सिमम लोड वोल्टेज भी आ गया सर 21.9। ओके मेरे पास करंट वाला आंसर बताओ पहले। 0.0219। 021। ओके सो आया है यस मेरे सर, पास सेम है सर। 0.021 एम्पियर। जी सर। ओके और उसके बाद आपने निकाला होगा मैक्सिमम लोड वोल्टेज, वोल्टेज का भी आंसर आ गया होगा। 21.9 सर। सो मैक्सिमम वोल्टेज वीएल सर वीएम 21.7। वीएम वीएम का वैल्यू होगा ये जो करंट आपके पास आया है आईएम आईएम। सो आईएम इंटू आरएल, आरएल का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप आईएम को आरएल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है तो आईएम को आरएल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 21.7। हाँ आरएल 1 किलो ओम का है, 21.7 वोल्ट। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एवरेज डीसी लोड करंट वो आ रहा है सर 6.90 इंटू 10⁻³ ओके सो एवरेज लोड करंट, एवरेज लोड करंट का वैल्यू आ रहा है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन पीएस किया मतलब था। सर इसमें 23√2 लगाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ये जो पहले से जो वैल्यू दिख रही थी आपको ना 230 हाँ 23 वो वोल्ट गिवन जो जो है, होती है वो आरएमएस होती है 23 वोल्टेज आरएमएस वैल्यू, और 230 वोल्ट। साइनसॉइडल का आरएमएस जो होता है वही √2 होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो 23 वोल्ट आ रहा है वो 32.5 वोल्ट होगा। अभी आपको दिख रहा है सब कुछ क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर। ओके तब हम एवरेज लोड करंट निकालते हैं, और एवरेज लोड करंट कैसे निकलेगी, IM/पाई से। सो IL DC जो होगी लोड के अक्रॉस DC करंट वो होगी IM/पाई। 9.55 इंटू 10⁻³ ओके तो ये मेरे पास है मेरा IM 9.76 मिली एम्पियर आ रहा। 9.76 मिली एम्पियर सही है। यस सर। ओके 9.76 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, और आइडियल केस में, आइडियल अगर है, मान लो आपके पास डायोड आइडियल है, सब कुछ है, और सेकेंडरी बाइंडिंग मान लो 0 वोल्टेज है, को मतलब 0 रेजिस्टेंस का है,
तो उस केस में आई एम कितना होगा, वी एम अपॉन आर एल, है ना, 32.5 मिली एम्पियर होगा। वी एम कितना है 32.5 वोल्ट, आर एल कितना है 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम से डिवाइड कर दोगे तो 32.5 मिली एम्पियर आ गया। और इस केस में आई एल डी सी कितना होगा, जितना आई एम आया है आइडियल डिवाइडेड बाई पाई। सर वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना है? वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग आया है 32.5। और सर मैक्सिमम लोड वोल्टेज? नहीं, यही वोल्टेज मैक्सिमम लोड वोल्टेज, तो यही वोल्टेज मैक्सिमम लोड वोल्टेज ये सर 30.66। 32.5। सर मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे कि वीएम जो वैल्यू है वो सर मैक्सिमम लोड वोल्टेज 30.66 होगा सर। अच्छा, अभी मैक्सिमम लोड वोल्टेज कैलकुलेट की आई एम इंटू आर एल होगा वो। हाँ वही तो कह रहे सर, वो तो 30 पॉइंट वो आ रहा था कुछ। हाँ 30.66 वोल्टेज आ जाएगा, आई एम इंटू आर एल होगा। ये हमने मैक्सिमम लोड करंट जो निकाला है उसको Yes, 1 sir, के से ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो लोड हाँ सर ये जो 30.66 है ये वीएम की वैल्यू है ना, और जो ऊपर लिखा गया 32.5 वोल्ट वो तो वीएस की वैल्यू है। हाँ ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है। और हम अभी जो निकालेंगे थर्ड वाला जो है लोड वोल्टेज मैक्सिमम, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 के, हाँ पाई बाई 2 के बराबर ही है। सही है सर।